दिन भर की भाग दौड़ के बीच, रोजमर्रा के कामकाज के बीच खबरें हम सबको रखती हैं खबरदार। लेकिन इन खबरों के बीच भी कुछ खबरें होती हैं जो रहती हैं कुछ खास, या यूं कहें ये होती हैं जरा हटके। इन्हीं खबरों को समेटकर हम लाए हैं इस खास प्रस्तुति में। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज खबरें जरा हटके में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे एक ऐसी जगह जहां 70 साल से इतिहास सहेज कर रखा गया है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं सूरजपुर का गौरव बढ़ाने वाला वो 70 साल पुराना इतिहास, जिसे एक खास समुदाय आज भी सहेज कर रखे हुए है, जिसका जुड़ाव देश के पहले राष्ट्रपति से है। लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है ये जगह। आखिर यहां देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन जो है। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन के अलावा देश में एक और राष्ट्रपति भवन है। उतना भव्य और बड़ा तो नहीं है ये राष्ट्रपति भवन, लेकिन इसका गहरा नाता है देश के पहले राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। यह है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में मौजूद राष्ट्रपति भवन। सूरजपुर की निवासी पंडो जनजाति ने इसे सहेज कर रखा है। दरअसल सन 1952 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरगुजा दौरे पर आए। हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान उनकी नजर सूरजपुर की पंडो जनजाति पर पड़ी, जिसके बाद उनके दौरे में ये जगह भी शामिल हो गई। अब इस पुराने घर को देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक रात इसी घर में गुजारी। उन्होंने पंडो जनजाति को न केवल दत्तक पुत्र बनाया, बल्कि उनके विकास के लिए कई योजनाएं भी बनवाई। 22 नवंबर सन 1952 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे आए थे। तो उस समय पूरा ये वनांचल क्षेत्र था और पंडो जनजाति के जो लोग हैं वो पूरा बिखरे पड़े हुए थे। तो उन्होंने जब आया तो पंडो जनजाति लोगों को बुलवाया मीटिंग के लिए और उनको मतलब गोद के रूप में लिए राष्ट्रपति दत्तक पुत्र बनाए। और जब आया तो उसी टाइम में मतलब यहाँ पता चला, तो ऐसा पूरी मतलब नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जब वो आ रहे थे उस टाइम में 2 से 2.5 दिन के बीच में एक कुआं खोदा गया है ना राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो मतलब वो कुआं का जी उन्हीं के लिए खोदा गया। उस समय मतलब पानी वानी का कोई व्यवस्था नहीं था। यहाँ नदी नालों से पानी पीते थे। यहाँ पे किसी मतलब अस्त व्यस्त लोग रहते थे। यहाँ पे कोई मतलब सुनिश्चित टाइप से नहीं का माहौल नहीं हाँ माहौल नहीं था उस टाइम से। वो तो राष्ट्रपति जी आए, इसके बाद जाके पूरे लोगों को बुलाए। एक रात का यहाँ पे विश्राम भी किए। एक उनके लिए ये जंगल का जो पेड़ पौधा होता है, एक घास फूस का एक यहाँ पे झोपड़ी बनाया गया, उन्हीं में उनको निवासरत करवाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ खैर का पेड़ भी लगाया, जो आज भी मौजूद है। बताते हैं कि जब तत्कालीन राष्ट्रपति का यहाँ दौरा तय हुआ, ये जानकारी लगते ही पानी की व्यवस्था करने पंडो जनजाति के लोगों ने 2 से 2.5 दिन में 70 फीट गहरा कुआं खोद डाला, जो 1952 से लेकर आज तक कभी नहीं सूखा। हालांकि अब नजदीक में प्राथमिक शाला और बच्चों के लिए आंगनवाड़ी खुल गई है। हादसों के डर से कुएं को जाल से कवर कर दिया गया है। पंडो ने इस भवन को राष्ट्रपति भवन में तब्दील कर दिया। तो आंगनबाड़ी भवन जो है वहाँ पे सामने में, इसलिए मतलब बच्चों को किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो, इसलिए अभी कुआं को जो है वो बंद कर दिया गया है सुरक्षित, ताकि कि उसमें बच्चे लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। और जो कुआं जो है हमारा एक मतलब ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है। अब पंडो के लिए बेशकीमती है ये धरोहर। पंडो चाहते हैं कुएं को भी सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, क्षेत्र को भी पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाए। हालांकि राष्ट्रपति भवन में वो कोई तब्दीली नहीं चाहते। ये पंडो अगर उसी के नाम से प्रसिद्ध है, राष्ट्रपति जब आए थे तब से चर्चित में है। उनका एक भवन भी बना हुआ है। हम लोगों ने कई बार उस भवन का मोडिफाई करने की बात कही, पर उन लोगों ने कहा कि हमारा धरोहर है और इसको हम बदलना नहीं चाहते। तो वहाँ पर उस नाते काफ़ी कुछ विकास नए हुए हैं पंडो विकास के नाम पर। ये जो कुएं की जो बात कर रहे हैं, कुआं वास्तव में
जानकारी जो प्राप्त हुई है वो सही है कि पानी उसमें कंटिन्यू रहता है, कभी सूखता नहीं है और पर्यटक के रूप में उसको थोड़ा सुधार किया जा सकता है और देखने लायक, ताकि लोग ये समझें कि राष्ट्रपति जब आए थे उस समय के भवन है, उस समय उनके उपयोग के लिए कुआं खोदा गया था, वो आज भी सुरक्षित है। सूरजपुर का राष्ट्रपति भवन भले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज ना हो, लेकिन पंडो जनजाति के लिए ये भावनाओं का मसला है। उन्होंने 7 दशक से भी ज्यादा पुराने भवन, खैर के पेड़ और कुएं को सहेज कर रखा है, जो पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। सूरजपुर से वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर कोरबा जिले की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी कनकी प्रवासी पक्षियों को आकर्षित कर रही है। हजारों मील से उड़कर आने वाले इन प्रवासी पक्षियों की वजह से गांव वालों के चेहरे भी खिल जाते हैं। आखिर इन्हें क्यों आकर्षित करती है कनकी और क्यों खिल जाते हैं गांव वालों के चेहरे, देखिए। हजारों मील की उड़ान भरकर हर साल छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले ये प्रवासी पक्षी कोरबा वासियों के चेहरों पर मुस्कान ला देते हैं। ये जगह है कोरबा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी कनकी। यहाँ स्थित कनकेश्वर महादेव लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ की प्रकृति कुछ ऐसी है कि लिटिल कार्मोरेंट्स और बिल स्टार्क जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई पक्षी हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं और ये सिलसिला 15 मई से मॉनसून आने तक जारी रहता है। इसके बाद जुलाई से सितंबर तक ये प्रवासी पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर अंडा देते हैं और अक्टूबर तक अंडों से बच्चों के बाहर आने और बड़े होने पर उन्हें साथ लेकर प्रवासी पक्षी वापस लौट जाते हैं। यहाँ जो विदेशी पक्षी आते हैं, इसी को मैं देखने आया हूँ। अच्छा लगा, मैं पहली बार आया हूँ क्योंकि मैं आज तक नहीं आया था। वैसे तो बर्थ से ही मैं वालको एरिया में रह रहा हूँ, मेरी जन्मभूमि यही है। बिल्कुल प्रयास होना चाहिए, वाच टावर होना चाहिए, क्योंकि सभी दूर दूर से आते ही हैं देखने। गांव वाले कहते हैं ये प्रवासी पक्षी मॉनसून का संदेश और गांव की खुशहाली लेकर आते हैं। यही वजह है कि गांव वाले लिटिल कार्मोनेंट्स और बिल स्टार्क दोनों प्रजाति के प्रवासी पक्षियों की न केवल शिकारियों से बल्कि जानवरों से सुरक्षा करते हैं। वन मंडल कोरबा ने भी प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। बिल्लियों से बचाने पेड़ों में कांटेदार तार लगाए गए हैं। आकाशीय बिजली से बचाने तड़ी चालक भी लगाया गया है। बरसात के पहले मानसून के झाला अपने माने पक्षी प्रवास में अपने बच्चा प्रजनन के लिए अंडा वंडा देने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए अभी 3-4 माह पूरे सावन के बाद अक्टूबर जुलाई में अभी रहेंगे। 3-4 महीने के बाद बच्चा उड़ा के सिखा के उसको फिर अपने वापस चले जाते हैं। हम पैदा नहीं हुए हैं जब, और आगे से माने ये पक्षी आ रहे हैं और अभी जब माने बुजुर्ग भी चले गए, हम लोग देख ही रहे हैं और ये आते हैं तो इसके आने मानसून का माने अब हो जाता है कि आ गया मानसून, अब आने वाला है। यहाँ जो है कोई भी मारने उड़ने का पैगाम नहीं लेते हैं। कोई गिर जाता है बच्चा वगैरह तो चढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कोशिशें नाकाफी हैं। लोग चाहते हैं कि इस इलाके को वन विभाग बर्ड्स गार्डन के तौर पर विकसित करे। हालांकि वन विभाग के जरिए यहाँ कनकी पक्षी धाम का बोर्ड जरूर लगा दिया गया है, लेकिन इन प्रवासी पक्षियों का आना जारी रहे, इसके लिए इनका संरक्षण जरूरी है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर अलीराजपुर में देसी आम की आवक मंडी में शुरू हो चुकी है। मंडी गुलजार है। आम के अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरे खिले हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले आवक थोड़ी कम है, यानी देसी आम के चाहने वालों को इस बार ज्यादा दाम चुकाने होंगे। आम देसी है लेकिन इसके ठाठ बड़े हैं। ये अलीराजपुर देसी आम की मंडी है। प्रदेश की सबसे बड़ी देसी आम की मंडी में आवक शुरू हो चुकी है। आवक ही नहीं,
कई राज्यों से देसी आम की भारी डिमांड भी होती है। मसलन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में देसी आम की सप्लाई होती है। इसके स्वाद के लाखों दीवाने हैं। इस बार पिछली बार के मुकाबले किसानों को भाव भी बेहतर मिल रहा है। ठीक है सर, इस बार भाव अच्छा मिल रहा है। उत्पादन भले कम हुआ पर इस आधार पे भाव अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक मंडी के रेट के हिसाब से भाव मिल रहा है। ये साल कम आयला है। हाँ, भाव अच्छा आयला है। नए साल से कम है। हाँ, गए साल से कम है। इसमें तुमको फायदा मिल रहा है क्या? फायदा मिल रहा। अलीराजपुर मंडी में 1 जून से देसी आम की आवक शुरू हो गई थी। किसान भी खुश हैं कि उन्हें आम के सही दाम मिल रहे हैं। हालांकि आम की आवक पिछले साल के मुकाबले कम है। दरअसल मौसम में आए बदलाव का असर आम की पैदावार पर हुआ है, जिसका असर दामों पर हुआ। किसानों को थोक भाव 25 से 35 रुपए किलो तक मिल रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। इस वर्ष अच्छी आवक है, आवक करीब 50% है और किसानों को बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। मंडी समिति के प्रयास से इस वर्ष मंडी कर्मचारी द्वारा बोली लगाई जा रही है और किसानों को बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। देश भर में देसी आम के स्वाद और खुशबू के अपने चाहने वाले हैं और अलीराजपुर इसका बड़ा उत्पादक जिला है। हालांकि इस बार इसके चाहने वालों को थोड़ी निराशा हो सकती है। आखिर उन्हें इसके दाम कुछ ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की देसी आम की सबसे बड़ी मंडी अलीराजपुर की मंडी में हम इस बार खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में यहाँ पर देसी आम आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको बता दूं कि पिछले साल की तुलना में देसी आम की जो आवक में इस बार कमी दिखाई दे रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि इस बार भले ही आम कम आए हैं लेकिन उन्हें दाम पूरा मिल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आम दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र तक यहाँ का देसी आम जाता है। इस समय अलीराजपुर से मैं वसीम राजा, न्यूज़ 18। और पीएम मोदी की पहल पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मीट द चैंपियन अभियान की शुरुआत हुई। इसी अभियान के तहत ग्वालियर की अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव ने सीहोर के शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था में खिलाड़ियों से संवाद किया। देश का नाम रोशन करने वाली ग्वालियर की दिव्यांग कैनोइंग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्राची यादव सीहोर पहुंची। सीहोर में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था में खिलाड़ियों के साथ चर्चा की, उनका उत्साह बढ़ाया, उन्हें खेल की बारीकियां, खेल से जुड़ी विश्व स्तरीय तकनीक और एक खिलाड़ी के लिहाज से आहार चार्ट क्या होना चाहिए, इस पर बात की। कई बार ऐसा हो जाता है सर कि डाइट्स को लेके वो इतने, क्योंकि आजकल लोग जंक फूड वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो उसी चीज़ को मतलब जागरूकता बताने के लिए कि संतुलित आहार लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और इसको प्रोग्राम को संचालित करते हुए मुझे काफ़ी खुशी भी हुई थी और ये होना भी चाहिए। तो दैट्स इट। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पीएम मोदी की पहल पर देश में मीट द चैंपियन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल पदक जीतने या हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी अपने राज्य में युवा खिलाड़ियों के साथ अनुभव साझा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। टोक्यो पैरालंपियन और वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में पदक हासिल करने वाली प्राची यादव ने युवाओं को गुरु मंत्र दिए। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपने टारगेट बनाएं, एम बनाएं और जिस लक्ष्य को वो पाना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए प्रैक्टिस करें और उसको हासिल करें। रैकेट पर भी प्राची यादव ने युवा खिलाड़ियों के साथ हाथ आजमाए। सवाल जवाब का सेशन भी चला, जिसमें सही जवाब देने वाले छात्रों को प्राची ने टी शर्ट गिफ्ट की। युवा खिलाड़ी भी इस संवाद से बेहद खुश नजर आए। हमारे बीच में पैरा ओलंपिक प्राची यादव जी आई हैं। आज उनने हेल्थ के बारे में, कैसा पौष्टिक आहार लेना है, हमें कैसे प्रिपेयरिंग करना है और हम किस तरह से अच्छी वो प्रिपेयरिंग करते हुए आगे गोल्ड ला सके देश के लिए बताएं। प्रदेश के इकलौते शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था के प्राचार्य आलोक शर्मा मानते हैं कि ये अभिनव पहल है।
आयोजन से युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। राजीव यादव जी जो पैरा ओलंपियन हैं, उनके आने से जिले के सभी बच्चों को हमने आमंत्रित किया था। प्रत्येक विद्यालय से 2-2 बच्चे और साथ में 6 शिक्षक। ये देखा कि बच्चों में उन्होंने एक उत्साह भर दिया और एक अजीब सी उन्हें एक जज्बा पैदा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपने संस्मरण शेयर किए बच्चों से, तो निश्चित बच्चों में बहुत लाभ मिलेगा। बैलेंस डाइट के ऊपर भी उन्होंने चर्चा करी है, बच्चों को इसका भी लाभ। ये पीएम मोदी की अनूठी पहल का नतीजा है कि ट्रेनिंग ले रहे युवा खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से संवाद हो रहा है। सकारात्मक नतीजे समय के साथ सामने आएंगे। सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भगवान श्री राम की प्रीत कुछ ऐसी है कि भक्तों में उनके प्रति स्नेह भाव सदैव बना रहता है। उनके दिव्य दर्शन के लिए दरबार हमेशा श्रद्धालुओं से भरा रहा। लेकिन इंदौर में राम का एक ऐसा निराला धाम है जहां मंदिर में प्रवेश करने के लिए 108 बार श्री राम लिखना होता है। इसके बिना एंट्री नहीं मिलती। और यहां संस्था भी राम है और संरक्षक भी श्री राम है। मन में राम बसा ले, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले। कहते हैं राम इसका न उसका, राम तो है सबका। इंदौर के कनाड़िया में एक ऐसा ही राम धाम है जहां चारों तरफ आपको राम ही राम दिखेंगे। दरों दीवारों पर राम, वायु कण में राम ही राम। चारों तरफ श्री राम के नाम से सुसज्जित ये दीवारें उसी मंदिर की हैं। इस धाम की एक विशेष विशेषता भी है। यहाँ सेवक कोई पंडित नहीं बल्कि जैन है और वही इस मंदिर में वर्षों से सेवा कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कारण है, खुद उनसे ही सुनिए। स्थानकवासी जैन हूँ, हमारे से मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, तो ये उन्होंने कहा भी कुछ मंदिर बनाना चाहिए। तो हनुमान जी सपने में आए कि बेटा तुम भगवान राम की झांकी बनाओ। तो भगवान के दिव्य दर्शन से अभिभूत हो प्रकाश बागरेचा उनकी भक्ति में डूब गए। कई विरोधों के बाद भी उनका राम प्रेम दब न सका और आखिरकार उन्होंने प्रतिमा की स्थापना कर दी। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए दिलचस्प शर्त है। अक्सर मंदिरों के बाहर पूजा सामग्री, प्रसाद, फूल माला इत्यादि रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ अनिवार्यता है कि आपको मंदिर में अंदर दाखिल होते ही एक पत्र मिलेगा। इस पत्र पर भक्तों को लाल स्याही से श्री राम का नाम 108 बार लिखना होगा। यहाँ पे राम नाम की खास विशेषता है। यहाँ पे आप यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हैं, सिर्फ राम नाम ही मिलेगा आपको इस मंदिर में, और कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ की संस्था भी नहीं है। यहाँ पे संस्था भी श्री राम से लेके शुरू होके सारे भगवानों पे जाके खत्म होती है संस्था। यहाँ श्री राम के अलावा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी दिख जाएंगी, हनुमान से लेकर रावण तक। मंदिर के अंदर श्री राम दरबार का राजतिलक का भव्य स्वरूप है। भगवान गणेश की सूंड से 24 घंटे भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। मंगलवार शनिवार आरती होती है। बाकी मंदिरों की तरह तेल चढ़ाना मना है। मंदिर के सेवक का दावा है कि कुतुब मीनार से ऊंची है मंदिर की गुंबद। दावा है कि मंदिर ईश्वरीय शक्ति से संचालित होता है। वो कहते हैं कि 1990 में उन्हें खुद हनुमान जी का सपना आया था। तब से अब तक उन्होंने अपने बूते ही मंदिर निर्माण और विस्तार के लिए सब कुछ किया। लोगों की अनूठी आस्था भी है
लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि सारी मन्नतें पूरी होती हैं। अखंड ज्योत वर्षों से इस राम नाम को प्रकाशित कर रही है। यहाँ पे जय श्री राम बोल के उसके बाद अंदर आते हैं। 108 बार अपने को लिखना पड़ता है, वो कंपलसरी है। उसके बाद अपन यहाँ पे अखंड ज्योत जलती है शिव जी की और महाकाल के नाम से, और श्री राम की भी एक ज्योत जलती है, तो उसमें भी दर्शन करना जरूरी है। मंदिर के सेवक प्रकाश बागरेचा का दावा है कि आगामी 5 वर्षों में यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें रामायण, महाभारत और गीता का संगम होगा। मंदिर के भीतर और बाहरी हिस्से में चित्रण के माध्यम से ही रामायण, महाभारत और गीता का वर्णन कर संगम स्थापित किया जाएगा। इस मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ जितनी भी आकर्षक मूर्तियाँ स्थापित हैं, इन सभी को किसी खास मूर्तिकार से बनवाकर नहीं लाया गया, बल्कि मंदिर के भीतर ही निर्माण हुआ है और जहाँ मूर्तियों की स्थापना हुई वहीं इनका निर्माण किया गया। बहरहाल इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मंदिर और भगवान से अजब ही आस्था है। लोगों को भगवान पर भरोसा है कि वो उनकी हर प्रार्थना स्वीकार करेंगे, क्योंकि राम सब में सबके हैं। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर। आम लोग पुलिसकर्मियों को दिल खोलकर दुआएं दें, कम ही ऐसा नजर आता है, अपवाद जैसा लगता है। कोरबा में यह अपवाद मिला है। सर्व मंगला पुलिस चौकी के प्रभारी समेत सभी जवानों को एक गांव के लोग जी भर भर कर दुआएं दे रहे हैं। को हमारे मन से आशीर्वाद है। पुलिस थाना हमारे जाना ना पड़े, पुलिस थाना हमारे पास खुद चलते आया है और आ रहा है। पुलिस कर्मियों को कोई दुआएं दे ऐसा शायद ही होता है, लेकिन कोरबा जिले के सर्वमंगला पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी सोहन लाल पुलिस कर्मियों को दुआएं दे रहे हैं। यकीन न आए तो एक बार फिर सुनिए। पुलिस वालों को हमारे मन से आशीर्वाद है। पुलिस थाना हमारे जाना ना पड़े, पुलिस थाना हमारे पास खुद चलते आया है और आ रहा है। सर्वमंगला चौकी की पुलिस को ये दुआएं ऐसे ही नहीं मिल रही। पुलिस वालों का बदला तेवर और कलेवर उन पर दुआएं बरसा रहा है। बुजुर्ग अपने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप बरेट मोहल्ले के लोगों से सुनिए। साहब, हमारे यहाँ जय कोरबा जिला में ये पहली प्रयास है कि पुलिस प्रशासन इतने अच्छे से घर घर जा करके लोगों की समस्या का निराकरण कर रही है। अब आते हैं असली कहानी पर। आम लोगों के बीच पुलिस की छवि क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कोरबा में खाकी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मामला सर्वमंगला पुलिस चौकी क्षेत्र का है। बरेट मोहल्ले में एसआई वैभव तिवारी अपनी टीम के साथ लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान एक महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी बच्ची के साथ बैसाखी पर खड़ी इस महिला की बेबसी उसे अपनी जुबान से बयां करने की जरूरत नहीं थी। महिला ने उन्हें अपनी कहानी बताई, जिसके बाद मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी अपनी जेबें टटोलने लगे और 10,000 रुपए जमा कर महिला के हाथ में रख दिए। वहाँ पे एक महिला मिली जो अपना गुजारिश बताई कि एक जो उसका उसके रोजगार नहीं है, भीख मांगती है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और अपनी व्यथा बताई। इस पर से जो टीम जो गई थी, सर्वमंगला की जो टीम थी, वो सभी स्टाफ ने इसमें एक अच्छी पहल की। आपस में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, कुछ पैसे इकट्ठा किए और उन पैसों को उस महिला को दिए। ये सीखने वाली चीज अच्छी बात यह है कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इस दिव्यांग महिला ने बताया कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भीख मांगकर गुजारा करती है, ऊपर से बीमार है, जिसकी वजह से गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। ऐसी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता है, बशर्ते उसकी आंखों में पानी हो। खाकी वर्दी के पीछे भी तो एक इंसान ही है और इसी इंसानियत का परिचय दिया सर्वमंगला चौकी की पुलिस ने। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। और खबरें जरा हटके के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।